न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। राजनीति के सिलसिला में आज नई ऑप्शन और नई बातों को लेकर हम आए हैं। कहते हैं सियासी बयानबाजी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए आपको बताते हैं। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे को लेकर, जहां पर रक्षा के लिए जागतिक जनगणना से भागती हुए दूरी डिजिटल लिंक से जब लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाए जाने के साथ ही राजनीति का मंडल ब्रांड लगभग 3 दशकों के बाद भी हिंदी पट्टी में वापस करने के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रतीत होता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाकर असंभव किया जा रहा है, क्योंकि तब तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और भाजपा का हिंदुत्व मुद्दा पहले की तरह ही सिर उठाएगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही 2024 के चुनावी मुद्दों पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, जहां पर हाल ही में उन्होंने कहा था कि चुनाव 80 बनाम 20 होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब अंक गणित में 45 बनाम और 15 में बदलने के लिए वह जागतिक जनगणना कार्ड खेला है। 88 ओबीसी और दलित है 15 उच्च जातियों के, जहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार की हालिया अस्वीकृति के सौंप कर बदले की भावना को जाति कार्ड को खोलने के लिए यह कटघरे में पेश किया गया है, जहां पर भाजपा का मानना है कि ऐसा कोई भी कायवाद जाति आधारित समाजवादी और राजनीतिक भावनाओं को भड़काएगी और हिंदुत्व राष्ट्रवादी मुद्दों को नुकसान पहुंचाएगी। जाति हमेशा भारतीय लोकतंत्र का एक आंतरिक घटक बताई जाती है, लेकिन भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि किसी की जाति राजनीतिक शक्ति, भूमि और पुलिस या न्यायिक हिरासत तक पहुंच को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जातियां कुछ क्षेत्रों में स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। जागतिक जनगणना कुछ लोगों में जाति की भावना को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे झड़पें हो सकती है और राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे और नीति निर्माण का भी समावेश खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर की अगर बात करें तो वही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जागतिक जनगणना में ओबीसी की गणना से विभिन्न राज्यों में इस संख्या के बारे में ठोस अंकों के लिए आंकड़ों के लिए भी उपलब्ध करेंगे। विभिन्न राज्य संस्थानों में भी ओबीसी की हिस्सेदारी की जांच के लिए इन आंकड़ों की उपयोगिता की जाएगी। बता दें कि एक सपा नेता ने भी कहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि सत्ता के अधिकांश क्षेत्रों में जैसे न्यायपालिका क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाएं और मीडिया सामाजिक अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित है। इन क्षेत्रों में दलित बहुजन समूहों के लिए मामूली उपस्थित नहीं। वहीं पर विभिन्न संस्थाओं के लिए जन ओबीसी दलित का भी प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अरूप नहीं किया जाएगा। जातीय जनगणना की सामाजिक रूप से होशिये पर रहने वाले समूह के बीच नई राजनीतिक चेतना उभारेगी, जो कि उन्हें सामाजिक न्याय के लिए एक नया हिस्सा शुरू और आंदोलन करने के लिए शुरू कर मजबूर कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पिछड़ी राजनीति को बढ़ावा देते हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम को जातीय आधार पर जनगणना की विपक्ष की मांग का समर्थन किया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को घेरने की योजना भी बना रही है। मौर्य ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तैयार हूँ और उन्होंने ये भी कहा है कि न तो मैंने और न ही मेरी पार्टी ने इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि उन पर इस बात का कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई जवाब भी नहीं। उत्तर प्रदेश ने अभी तक बिहार के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं किया, जहां तक कि जागतिक जनगणना की भी घोषणा की है। इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रही है और वह सौंपा भी गया है। जहां तक कि बता दें कि जातीय जनगणना की मांग का समर्थन बीजेपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अब केंद्रीय यूपी में अपनी ही पार्टी की सरकारों पर सवाल खड़ा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी अब अपने गैर यादव ओबीसी चेहरे गोस्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस और पिछड़ों के कथित अपमान के मुद्दे को उठाकर पिछड़ों और दलितों से जोड़ने के लिए कराती रही है, लेकिन साथ ही साथ जनगति और जनगणना की मांग भी करने के लिए वह खड़ी हुई है।
राजनीतिक विश्लेषकों के लगता है कि वह इस तरह के माहौल को बीजेपी निश्चित रूप से होशियार रहकर चलेगी, लेकिन जातिवाद के चक्रव्यूह में उसका हिंदू फर्स्ट कार्ड शायद कम न करे। लेकिन जाति आधारित जनगणना आरक्षण पर बहस करते हुए वस्तुनिष्ठा लाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। ओबीसी के लिए 27% कोटा के समान पुनर्वितरण के लिए देखने के लिए भी वह गठित रोहिणी आयोग के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लगभग 2633 जातियां शामिल है। और एक अपडेट सामने आ रही है शिवसेना भाजपा गठबंधन को लेकर। वो कहते हैं कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि मेयर के बयानों से ठाणे में राजनीतिक सरगर्मी हो चुकी है। जब पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ठाणे में गठबंधन के लिए कोशिश कर रहे थे, तब मेयर नरेश म्हस्के ने अपने करियर की आखिरी आम सभा को चौंकाने वाला बयान दिया कि शिवसेना और भाजपा बीजेपी के बीच गठबंधन स्वाभाविक है और रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने एक तरफ से कदम रखा है। साफ है कि अगर नगर निकाय चुनाव में के साथ में जाए तो इसको लेकर शिवसेना का भी मतभेद होगा। इससे पहले ही आओ प्रताप ने भी सरनाईक को ईडी की कार्रवाई के बाद से ही बीजेपी के लिए से गठबंधन की बात कही थी। हम जहां तक के जाते हैं वहां तक के कोई भी हमें उपदेश और कर्तव्य नहीं सुना सकता। म्हस्के ने भी कहा है कि इस पर उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादियों की आलोचना की ज्ञानेश्वरी को हमारे हितों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठाणे नगर निगम की 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नगर निगम पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले हुई एक आम सभा में बीजेपी की गीत गाते हुए उन्होंने मेयर के लिए एक कांग्रेस के एनसीपी के पार्षदों को भी थप्पड़ मार का जड़ दिया था। जहां पर बता दें कि कुछ दिन पहले ही म्हस्के ने सभी पार्टी को परिषदों के लिए लंच का आयोजन किया था। कार्यक्रम का आयोजन रंगापा परिषदों के लिए किया था, जबकि परिषदों में शिरकत की गई थी। इस मुद्दे पर उठते हुए म्हस्के ने भी कहा था कि एनएसपी की कई नगर सेवक मेरे खाने पर आना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठों के आदेश के कारण नहीं आ सके। यदि आप मेरे खाने पर नहीं आए तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? हालांकि कार्यक्रम के महाविकास आघाड़ी के लिए साथ ही नहीं आए थे, लेकिन भाजपा के सभी नगर सेवकों कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़। नमस्कार।